वो तेज से इस कदम उठाता मलिक विला में दाखिल हुआ था। सामने ही उसे वो पिंक कलर की फ्रॉक में मलबूस जूस बनाने में मसरूफ नजर आई। वो चलता किचन में दाखिल हुआ, फ्रिज खोला, पानी की बोतल निकाली और ग्लास में उडेलकर उसे मुंह से लगाया। अफाफ खान अखियों से उसे देखने लगी। वो सुबह वाला ताहा मीर बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पे पहले मुतमईन तासुरात उसे उलझा रहे थे। आप ठीक हैं? वो बेख्तियार पूछ बैठी। हाँ, मुझे क्या होना है? ताहा का अंदाज सवालिया था। नहीं, वो मुझे लगा। नहीं, तुम्हें क्या लगा? तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, तो क्या अब मैं तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना बना दीवारों में टकरे मारता फिरूंगा? जवाब इतनी तेजी से आया कि ऐसा हवनक बनी देखी गई। मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा कि आप मेरी मोहब्बत में। बाय द वे, तुम्हें किसने कहा मुझे तुमसे मोहब्बत है? अभी आपने खुद। तुम मेरी पसंद हो, अफाफ मोहब्बत नहीं। क्योंकि ताहा मीर की डिक्शनरी में पसंदीदी के बाद इश्क का मरहला आता है। ये मोहब्बत वहब्बत को मैं कुछ नहीं समझता। कहाँ से ली है आपने इतनी बकवास डिक्शनरी? वो मुंह के सावे बिगाड़ती बोली। जहां से तुम अपनी किताबें खरीदती हो। उसका इशारा कहाँ था अफवाह पल में समझ गई। उसकी पूरी सरार मुस्कुराहट उससे किसी अनहोनी का पता दे रही थी। वो ग्लास रखता किचन से निकलता एक बार फिर उसके पास आया। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, अफाफ रज़ा, याद रखना। कहता वो निकल गया। अजीब शख्स है, कल तक मरने मराने की बातें करता था और आज बोल रहा है मोहब्बत नहीं है। अफाफ सोच के रह गई। इसा आप भी जूस? अफाफ कमरे में आई। मामा प्लीज परेशान नहीं हूँ। डैड आप ही समझाएं कुछ माम को। अयाम की परेशान सूरत देख उसका मूड हद दर्जा खराब हुआ। दूसरी तरफ मुरसलीन के कंधे से लगी उमाइमा भी सूसू कर रही थी। दिल क्यों रो रही हो यार? चुप हो जाओ। अब उदास सी गई। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अयाम का लहजा बाहर आ गया। उफ वो मामा, मैं आपके सामने हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्यों परेशान हो रही हैं? और आप ही तो कहती हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसकी इस लाइन पर एक कोने में बैठे अहमद ने जरा सी नजर उठाई। सब कुछ अच्छे के लिए नहीं होता, ब्लैक रोज। कमरे में आते ही आया ने बेदिली से कहा। कोई मिसाल है? ईसा ने मुंह बसोरा। हाँ, क्या? अगर सब कुछ अच्छे के लिए होता तो आज वो चूजा तुम्हारे पास होता, जिसे तुमने बचपन में सर्दी से बचाने के लिए ओवन में रख दिया था। जहां याया ने उसे याद दिलाया वहीं सबके चेहरों पर रौनक लौट आई। ईसा ने एक नज़र मुस्कुराते अहमद को देखा। उसके सामने कम अज कम अपना ऐसा कोई राज अफशा नहीं करवा सकती थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, समझे तुम? वो गुस्से से बोली। यहाँ बैठा हर शख्स गवाह है, क्यों सुनो? जहाँ याया ने जल्दी में बोला वहीं सबके चेहरों पर फैली रौनक भी गायब हुई। उमाइमा ने नजर उठाकर याया की तरफ देखा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना, सुनो? याया ने बिला इख्तियार मध्यम लहजे में पूछा। मलिक विला के तमाम अफराद वहाँ मौजूद थे, मगर उसे न मुरसलीन का डर था न किसी और का। मैंने पुरानी यादें रखना छोड़ दिया है, उसे ठोस लहजे में कहा। याया के होंठों पर आसूदी छाई, एक थकी सी मुस्कुराहट थी जिसे वहाँ महसूस करते सबके दिल तड़प उठे। दुआ करो मुझे भी यही बीमारी लग जाए। वो कहता उल्टे कदम लिए बाहर निकल गया। शाम के 8 बज रहे थे। मलिक विला के तमाम बड़े ड्राइंग रूम में इकट्ठे थे, जिन्हें आर्यान ने वहाँ किसी ज़रूरी बात के मुतालिक बुलाया था। आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद आप सबसे राय लेना और हमारे लिए कई कुछ फैसलों से आगाह करना है। उसने अपनी बारूब आवाज़ से बात का आगाज़ किया। जब तक मैं अपनी बात खत्म न कर लूँ, किसी को भी पीछे मदाखलत करने की इजाज़त नहीं है, और जिससे जितना पूछा जाए वो उसी बात का जवाब दे। एक खास नजर याया के चेहरे पर डालते कहा गया। फैसल ने एक फैसला लिया है जिससे मामा, मैं और बाकी तमाम लोग राजी हैं। जहाँ आर्यान ने फैसल का जिक्र किया वहीं उमायमा का दिल रुक कर धड़का था। ना जाने क्यों उसे कुछ गलत होने का हर्षा लाक हुआ। फैसल ने अपनी बेटी उमायमा शाह का रिश्ता तय कर दिया है। वो खबर नहीं थी, एक धमाका था जो याया मीर के सर पर हुआ। उमायमा को अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। वो बेगानगी के आलम में कभी फैसल तो कभी आर्यान को दिख रही थी। फिर उसके जहन में अपने डैड के सुबह वाले अल्फाज गूंजे जब वो उनसे मिलने उनके कमरे में जा रही थी, मगर हमजा से बात करते वो वहीं से लौट आई। मैं अपनी बेटी को यहाँ से कहीं दूर भेज दूंगा हमजा। वो कैसे देख पाएगी यहया को किसी और लड़की के साथ हर पल अपनी नज़रों के सामने? मगर उससे कब खबर थी वो उसे सिर्फ दूर नहीं भेज रहे थे, वो तो बाकोल उसकी सोच के उमायमा शाह को एक दूसरे से निकाल कर दूसरी में धकेलने वाले थे। क्या तुम्हें इस फैसले पर कोई एतराज़ है बेटा? आर्यान की आवाज़ फिर गूंजी। आमने सामने बैठे उन दोनों ने बायक वक्त एक दूसरे को देखा।
आज पहली बार याया ने उसकी आंखों को बहुत गौर से देखा था। जहाँ पहले उसे मोहब्बत का जहाँ आबाद हुआ नजर आता था, आज वो आंखें खाली थीं। उनमें कोई ख्वाब नहीं था, ना किसी की चाहत, ना ही किसी की तमन्ना। हर एहसास से आ रही आंखें। वो दोनों मुसलसल एक दूसरे को देख रहे थे। जब उमायमा के होंठों में जंबिश सी हुई, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती, वो याया मेरे को हैरान कर गई। और वो अपना फैसला सुनाते ही याया से नजरें भी फिर चुकी थी, शायद सारी जिंदगी के लिए। मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। वो असूल तोड़ने में माहिर था। बगैर आर्यन की इजाज़त के याया बिला धड़क बोल गया। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब मुरसलीन की तरफ से आया। मगर बड़े पापा, आप ऐसे कैसे इतनी अचानक ये फैसला कर सकते हैं? वो लड़का कौन है, क्या करता है, स्नो के काबिल है भी या नहीं, हम कुछ भी नहीं जानते। तो आप? वो हर हाल में मेरे काबिल होगा, क्योंकि इस बार मेरी नहीं, मेरे डैड की पसंद से होगा। और मेरी और उनकी पसंद में बहुत फ़र्क है, जिस पर मैं आंखें बंद करके यकीन कर सकती हूँ। उमायमा के जवाब ने याया की जुबान पर लुकनतारी कर दी। तुम क्यों अपने साथ ही जुल्म कर रही हो स्नो? क्यों? उसके दोनों बाजू जकड़े याया गुर्राया। मुरसलीन आगे बढ़ता, आर्यन ने उसकी कलाई दबोचे वहीं रोक दिया। उसे छोड़ो यह्या। हमसा ने उसे कंट्रोल करना चाहा। नहीं डैड, मुझे इससे बात करने दे। तुम ये सब मुझे तकलीफ देने के लिए कर रही हो ना? बताओ मुझे, इधर देखो। उसी बाजू पर गिरफ्त मजीद सख्त किए याया ने उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। मैं ये सब अपनी तकलीफ कम करने के लिए कर रही हूँ। मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहा। मुझ पर हक जताकर बात करना छोड़ दो, समझे तुम? उसके सीने पर हाथ रख के पीछे की तरफ धक्का देती उमायमा एकदम से चीखी थी। उसका रद्द अमल याया समेत वहां मौजूद हर शख्स को गहरी हैरत में मुब्तला कर गया। याया का दिमाग पग से उड़ा। ये तो वो स्नो वाइट नहीं थी। उसकी लहू छलकाती आंखें, नफरत अमेज लहजा, बदला सर्द मिजाज, वो तो कोई और थी। वो तो उमायमा शाह थी। उसकी डरपोक मासूम स्नो वाइट तो कहीं खो गई थी। उमायमा एक गहरी नज़र उस पर डाले वहीं से पलट गई। शायशा एक कदम वहीं जम गए। उससे सिर्फ मोहब्बत की थी, और उस मोहब्बत में उसने अपना सब कुछ खो दिया था। उमाइमा को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है तो रिश्ते वालों को आज शाम ही कॉल करके बुला लें। हरियान ने गुफ्तगू जारी रखी। याया ने भारी होते कदम बाहर की जानिब उठाए। रुको यह्या, और वो रुक गया, मगर पलटा नहीं। उस लड़की का एड्रेस और फैमिली डिटेल्स मुझे सेंड कर देना। आज शाम ही हमजा और जारा उसकी तरफ जाएंगे तुम्हारा रिश्ता लेकर। वो कोई भी तासुर दिए बगैर कमरे से निकल गया। आर्यन ने गहरी सांस भरी और एक तरफ सोफे पर गुमसुम बैठे फैसल और तूबा को देखा। फिर एक नज़र हमजा और जारा पर डाली, जो कि बेहद परेशान नजर आ रहे थे। फिर वकास और मलाइका की तरफ देखा, जो किसी गहरी सोच का शिकार नजर आ रहे थे। आर्या ने नजरें घुमाई। मुरसलीन अपनी जगह खामोश बैठा, जबकि नताशा बेचैन सी नजरें इर्द गिर्द घुमा रही थी। जबकि उन सब में एक वो वाहिद हस्ती थी जो टांग पर टांग चढ़ाए पुरसुकून दिखाई दे रही थी। आर्या ने नजर मजीद घुमाई, मगर वहाँ अफाफ नहीं थी। और उसी पल अफाफ कमरे में दाखिल हुई। चेहरे पर सराबियत थी, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में पेविस। वो इंतहाई नर्वस लग रही थी। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है, वो मिनमिनाई। जी बेटा बोलें। आर्या ने उसके सर पर हाथ रखा। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। वो दरअसल मुझे अगला की कहती खामोश हो गई। सर बिल्कुल झुक गया। मलाइका को तशवीश सी हुई। नताशा उठकर उसके पास आई। जो भी कहना है बिला झिझक कह दो आफाफ। नताशा ने उसे गुस्सा दिया। मुझे ताहा का प्रपोजल कबूल है, वो इतनी धीमी आवाज़ से बोली कि सिर्फ नताशा सुन सकी। सबने सवालिया नसूस उसकी तरफ देखा। अफाफ कह रही थी कि उसे ताहा का प्रपोजल कबूल है। जहाँ नताशा ने उसके अल्फाज सुनाए, वहीं सब एक बार फिर हैरत के समंदर में गोता संग हुए। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा था। जिसका दिल चाहता था रिश्ते से इनकार कर देता और फिर आकर कबूल कर लेता। वहाँ अजीब सिलसिले चल रहे थे। ताहा ने कर्टन उठाई। उसके चेहरे पर पूरी इसरार मुस्कुराहट थी। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वहाँ मौजूद हर शख्स एक मशकूक नजर से उसे देख रहा था। मालूम नहीं ये दोनों गधे और कितना जलील करेंगे मुझे। ताहा तेज नजर मुस्कुराते ताहा के चेहरे पर डालकर घुराया। वो लड़की जो कल तक राजी नहीं हो रही थी, आज खुद चल के आई है ये कहने के लिए कि उसे तुम कबूल हो। ये क्या माजरा है, सच से बताओगे क्या किया है तुमने? तौबा अस्तगफिरुल्लाह भाई, आप मुझे ऐसा इंसान समझते हैं?
ताहा झटका खा के उठा। ड्रामे नहीं करो, सच बताओ ताहा। आर्यन की बारोब आवाज पर वो सीधा हुआ। सच सिर्फ इतना है बड़े पापा कि उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है, और बस। ताहा मुस्कुराकर बोला। आर्यन ने जवाब के लिए अफाफ की तरफ देखा, जिससे जरा सी हाँ में गर्दन हिलाई और बाहर को चली गई। मुझे नहीं लगता हमें ताहा पर शक करना चाहिए, क्योंकि मेरी सुबह ही अफाफ से इस टॉपिक पर बात हुई थी। मलाइका ने इत्मीनान से कहा। तो कहीं जाकर वकास को तसल्ली हुई, वरना वो हमसा के जुनूनी भेंटों से कुछ भी तवक्का कर सकता था। तो ठीक है, फिर वकास तुम एंगेजमेंट की डेट? मुझे डायरेक्ट निकाह करना है। ताहा अटल लहजे में बोला। आर्या ने वकास और मलाइका की तरफ देखा। अगर बच्चे राजी हैं तो हमें कोई मसला नहीं है। चलो, एक मसला तो खत्म हुआ। सबकी रजामंदी पाकर सुमेरा बेगम खुशी से बोली थी, मगर नताशा और सारा की मशकूक नज़रें अभी तक ताहा पर टिकी थीं। वकास और मलाइका को मुबारकबाद देने के बाद आर्या ने मुरसलीन को मुखातिब किया। मुरसलीन जी, अदब से जवाब दिया गया। मैं चाहता हूँ तुम और नताशा भी एक प्रॉपर रिश्ते में बन जाओ। आर्या ने बात घुमाने की बजाय साफ लफ्ज़ों में की, जिससे तवक्का उन दोनों को तो बिल्कुल नहीं थी। बड़े पापा मैं आर्यन अंकल, अभी मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक को कुछ वक्त के लिए बंद रहने देते हैं। इंतहाई अदब का मुशायरा करते उससे अपनी बात मुकम्मल की। मलिक विला के लोगों को एक और शौक लगा। कहाँ वो किसी लड़की की उस पर नजर नहीं पड़ने देती थी, और अब खुद ही जवाब दे चुकी थी, जिससे मुरसलीन को भी हैरान किया था। वो कमरे से बाहर निकलता बेनियाजी से लॉन में दाखिल हुआ, जहाँ उसकी सोच के मुताबिक वो आग बगोला सी उसी का इंतजार कर रही थी। 2 घंटे पहले मलाइका और अपनी गुफ्तगू सोचते वो सोचों में गर्क थी। मोबाइल बीप हुआ। उससे मोबाइल उठाया, जहाँ उन 9 नंबर से वीडियो भेजी गई थी। उससे वीडियो ओपन की, और जैसे ही वो वीडियो स्टार्ट हुई, अफाफ का रंग फक हुआ। माथे पर पसीने की नन्हे नन्हे कतरे उभर आए। हाथों में लर्जिश वाक़या हुई। वो मुंह से कुछ कहती या कोई रद्द अमल देती। अननोन नंबर से कॉल रिसीव हुई। उसे लरसे हाथों से कॉल यस की और मोबाइल कान से लगाया। माई लिटिल ब्राइड। ताहमीर की पुरस्कार आवाज़ स्पीकर से गूंजी। ये हम्म, तुम्हें सवाल करने की इजाज़त नहीं दी मैंने। बस जितना कह रहा हूँ उसे सुनो, और जैसा बोला वैसा करती जाओ, वरना तुम्हारे दोस्त के कत्ल की जिम्मेदार अफाफ रजा होगी। हाल, मैंने आपकी बात मान ली है, अब अपना किया वादा पूरा करे। कौन सा वादा लिटिल ब्राइड? मुझे तो कोई ऐसा वादा याद नहीं आ रहा। बालों में हाथ फेरते हुए उसे मज़ीद सिच करने के मूड में आ गया। ताहा, उसकी आवाज़ पर आ गई। यस माई लिटिल ब्राइड। उसकी आंसू से लबरेज आंखें देख मोहब्बत से चूर लहजे में जवाब आया। वो मर जाएगा ताहा। अफाफ रो दी। ताहा के तासुरात पल में संजीदगी हिम्मत ने उससे अफाफ की तरफ झुकाव बढ़ाया। तो तुम क्यों रो रही हो? एक गैर मर्द के लिए माई लिटिल ब्राइड, वो मरे या जिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसका अंदाज हनूस सादा था, मगर लहजा इतना बर्फीला था, अफाफ को उसकी आंखों में देखने से खौफ महसूस हुआ। अफाफ की नज़रों के सामने बार बार वो वीडियो वाला मंजर आ रहा था, जिसमें उसका दोस्त आमिर एक बड़ी सी पानी की टैंकी में बंद था। उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ पांव रस्सियों से जकड़े हुए थे। वो मेरा दोस्त है, उसे कुछ हो जाएगा। मैंने आपकी बात मान ली है, प्लीज़ उसे अब जाने दें। अब अगर तुम्हारी आंख से उस शख्स के लिए एक आंसू भी टपका अफाफ, तो मैं उसे ज़मीन में जिंदा गाड़ दूंगा। वो इतनी शिद्दत से हो रहा है, अफाफ का दिल उछल कर हलक में आया। वो बिला इख्तियार 2 कदम पीछे ले गई। जिस दिन निकाह होगा उस दिन तुम मेरी कैद में आओगी, हमेशा के लिए, और वो इंसान हमारी कैद से रिहाई पा जाएगा, हमेशा के लिए। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला, आप इतने सफाक होंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे इस हद तक लाने में सिर्फ तुम्हारा हाथ है माई लिटिल ब्राइड। मुझे आपसे नफरत है, आप बहुत बुरे इंसान हैं। वो रोते हुए चीखी। मुझे तुम नफरत समेत भी कबूल हो लिटिल ब्राइड। वो मुस्कुरा कर कहता आगे बढ़ गया। काश हमारी जिंदगी भी कहानी की उन पन्नों पर मबनी होती, जिसके एक सफ़े पर लिखा होता है और फिर वो मर गई, और फिर अगले सफ़े पे तहरीर होती है कुछ साल बाद। काश ऐसा होता। ज़्यादा ना सही, तकलीफ़ की शिद्दत में कुछ कमी आ जाती। टूटा बिखरा लहजा। आप मरना चाहती हैं? मुकाबिल की आवाज़ में हैरत नहीं थी, बस सर्द रकम था। वो तो अल्लाह के हाथ में है, मगर मैं टूट गई हूँ। मैं सरा सरा बिखर गई हूँ। एक ऐसा इंसान जिसे सिर्फ सांस लेने से मतलब हो, क्या आपकी नज़र में वो जिंदा लोगों की फहरिस्त में आता है? हलक में आंसू का कौलाट का दूसरी तरफ हन्नूस खामोशी थी, मगर ज़्यादा देर तक नहीं। आप मायूस हो रही हैं, आपको सर्वाइवर बनना है, हालात का मुकाबला करने वाली।
उन लोगों को शिकस्त देने वाली जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है। आपको उठना है। ये दुनिया ऐसी ही है, आपको गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, मगर आपको गिरे नहीं रहना, उठना है, क्योंकि ये लोग सफाक भी हैं। ये रौंद कर चले जाते हैं। उसके लहजे में बला की हमदर्दी थी। वो अनजान शख्स था, मगर उसके जख्मों पर मरहम रखने में वो अपनों को भी पीछे छोड़ गया था। हुमायूं ने गहरी सांस अंदर ली। ये जिंदगी है, इसमें अगर खुशियां मिलेंगी तो दुख भी मिलेंगे, मगर हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर हाल में उस ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप टूटे हैं तो जोड़ने वाली वो ज़ात है जो आपको ऐसे जोड़ेगी कभी महसूस भी नहीं होगा आप टूटे भी थे। क्या आपको कभी ऐसा दुख मिला है जिसके बाद आपने जीने की आस ही छोड़ दी हो? अब खामोश होने की बारी मुकाबिल की थी। हुमायूं पूछकर खामोश हो गई। इस दर्द अज़ाब में मोहब्बत एक ऐसी बला है जिससे किसी को भी नहीं छोड़ा। कोई ऐसा शख्स इस दुनिया में नहीं होगा जिसने कभी मोहब्बत ना की हो। वह आसुर्दगी से कहता कॉल कट कर गया। हुमायूं ने एक बार फिर सर्द आ भरी। दरवाज़ा नॉक हुआ। मुरसलीन कमरे में आया। हुमायूं उसे देख सीधी होकर बैठ गई। तुम किसी से बात कर रही थी? मोटिवेशनल स्पीकर है, उनसे बात कर रही थी। शायद जीने की कोई आस मुझ में पैदा हो जाए। वो फीका सा मुस्कुराई। मुरसलीन के दिल में शदीद दर्द उठा। उससे अपने बाजू के घेरे में लेते उससे उसका सर थपथपाया। उमायमा झटके से सीधी हुई। भाई, आप रो रहे हैं? उसका चेहरा हाथों के प्याले में थामे उससे कपकपाते होंठों से पूछा। उससे कब बर्दाश्त था अपने जाने अजीज भाई को रोता देखे। डैड बहुत तकलीफ में हैं दिल, वो बहुत रो रहे थे। वो तुम्हें खुद से दूर नहीं भेजना चाहते, वो टूट गए हैं। मुरसलीन के जुमलों ने उमायमा की रही सही हिम्मत को खींच कर ठोकर मारी थी। वो मुरसलीन का हाथ छोड़ती बिना हुलिये का लिहाज किए फैसल के कमरे की तरफ भागी। मैंने हमेशा अपनी बेटी के अच्छे नसीब की दुआ मांगी थी, या अल्लाह, मगर उसके नसीब में ये लिखा गया दुख मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। वो कैसे सहेगी ये सब? वो कैसे मूव ऑन करेगी? मैं अपनी बेटी का सामना कैसे करूँगा? कैसे? वो सबको हंसे हंसाने वाला मजबूत इंसान आज सस्ते में गिरा। अपनी बेटी की नसीब के लिए गिड़गिड़ा रहा था। उसकी तकलीफ में इतनी शिद्दत भरी थी कि तूबा से उसका हाल देखा नहीं जा रहा था। अल्लाह को यही मंजूर था फैसल। हम उसके फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकते। वो हर हाल में बेहतर करने वाला है। तूबा की हिचकी बन गई। कमरे का दरवाज़ा खोले वो रोती फैसल के करीब पहुंची। सजदे में गिरा फैसल उससे बेखबर रोए जा रहा था। उसकी सिसकियाँ उमायमा, तूबा और मुरसलीन का दिल चील रही थी। वो यूं ही रोता रहता और उमायमा उसे पुकारती ना। डैड! उसके सर पर हाथ रखे उससे मध्यम आवाज से पुकारा। फैसल ने झटके से सर उठाए उसके आंसू से तर चेहरे को देखा। मेरी जान, मेरी बेटी। फैसल शिद्दत से रोते उसे गले से लगा गया। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका शहजादी, अपने डैड को माफ़ कर दो। फैसल उससे घेरे में लिए सिसक उठा। उमायमा को याद आया जब वो 9th स्टैंडर्ड में थी तो उसकी एक बर्थडे पर फैसल ने उससे तोहफे के मुतालिक पूछा था, जिसके जवाब में उमायमा नासमझी में उससे याया की ख्वाहिश कर गई थी। डैड, मुझे याया चाहिए। मैं चाहती हूँ वो सिर्फ मेरा दोस्त रहे। उसके हाथ पर हाथ रखिए उसकी ख्वाहिश को सुनकर फैसल उसका माथा चूमे मुस्कुरा उठा। या सिर्फ मेरी प्रिंसेस का बेस्ट फ्रेंड रहेगा। पक्का प्रॉमिस डैड? पक्का प्रॉमिस। फैसल उसकी खुशी देख चीज से जान से मुस्कुरा उठा। वो महिमा के गले में फांस से थी। उसकी नामकाम मोहब्बत उसे तो तोड़ रखा, साथ उसके डैड को भी तोड़ के रख दिया था। वो जिसके माथे पर कभी उससे एक शिकन नहीं देखी थी, आज वो सजदे में गिरा बच्चों जैसा रो रहा था। किसके लिए? सिर्फ अपनी बेटी के लिए, उसकी नाकाम मोहब्बत के लिए। आग लग जाए ऐसी मोहब्बत को, कुछ ना रहे ऐसी मोहब्बत का जो मेरे डैड को तकलीफ देने का बायस बने। फैसल का चेहरा उसके हाथों में था। आप क्यों रो रहे हैं डैड? उस शख्स के लिए जिसे मैं कभी चाहिए ही नहीं थी। आपकी बेटी इतनी बेमोल तो नहीं है डैड, क्या आप या मैं उस डरावने अंजाम पर इतना रोए? फैसल की आंखें भीगने लगी। ठीक है, मोहब्बत थी, नहीं मिली तो अब क्या? जीना तो नहीं छोड़ सकती, ना ही मर सकती हूँ। ये तो जिंदगी है, ऐसे ही चलेगी। जहाँ कुछ हासिल होगा तो वहाँ बहुत कुछ ला हासिल ही रह जाएगा। वो चट्टानों जैसी सख्ती लिए जिस लहजे में बोल रही थी, उसे सुनकर वो तीनों हैरान थे। वो कैसे इस शख्स को भूल सकती थी जिसे उसे बचपन से चाहा था। वो तो उसकी पहली मोहब्बत था। वो तो उमायमा शाह की दीवानगी था। डैड,
फैसल के हाथों को देखती वो पल को रुकी। वो मेरी मोहब्बत था, अब नहीं रहा। अब वो किसी और का है। अल्लाह उसे वहीं खुश रखे। और मुझे मालूम है मेरे डैड ने मेरे लिए शहजादा पसंद किया होगा जो उनकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। सही कह रही हूँ ना डैड? उमायमा ने बामुश्किल मुतवाज़िन लहजे में पूछा। कम अज़ कम वो अपनी वजह से अपनी फैमिली को दुखी नहीं देख सकती थी। मुझसे प्रॉमिस करें डैड, अब आप मेरी वजह से एक आंसू भी नहीं बहाएंगे। उमायमा ने फीका सा मुस्कुराते अपना हाथ आगे किया। फैसल बिना कुछ कहे बस उसे देख रहा था। वो कैसे कुछ लम्हों में इतना मजबूत बन गई थी। वो तो उसे इतना कमज़ोर समझता था, मगर वो फैसल की सारी सोचों को गलत ठहरा चुकी थी। रात के 2 बज गए थे और वो नाइट क्लब के एक प्राइवेट रूम में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। तेरे डैड की 10 कॉल्स आ चुकी हैं याह्या। बस कर यार, घर चल। वो परेशान हो रहे होंगे। वो परेशान हो रहे होंगे। उससे हैरत से कहा। वो भी याह्या मीर के लिए। वो कहका लगाकर हंस पड़ा। उस छोटे से कमरे में उसका मकरू कहके गूंज रहे थे। उस घर में याह्या मीर की किसी को फिक्र नहीं है, समझा तू? वहां अगर किसी की फिक्र है तो वो है उमायमा शाह। बस उस घर में दिन रात सिर्फ एक ही मौजू चलता है। याह्या मीर ने उमायमा शाह का दिल तोड़ दिया। हाँ, उससे हैरानगी और ताज्जुब की एक्टिंग की। याह्या मीर किसी लड़की से मोहब्बत करता है? रियली? याह्या एक बुरा इंसान है। याह्या उसके काबिल नहीं है। याह्या के पास दिल नहीं है। याह्या बदतमीज है, बदलिहाज है। वो हंसते हंसते रो पड़ा। अरसल को उस पर कोई जुनूनी लग रहा था। याह्या ने उसे ठकरा दिया। वो उससे मोहब्बत करती थी। हाँ, याह्या को घर से बाहर निकाल दो। याह्या से कोई बात मत करो। याया ने मुंह फेर लिया। याह्या को कोई मत पूछो। और तुझे मालूम है, याह्या मीर मर भी गया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को अफसोस नहीं होगा। और पता है क्यों? वो सुर्ख आंखें लिए उसे घूर कर बोला। क्योंकि याह्या मीर मुजरिम है। उससे जुर्म किया है। उससे उमायमा शाह की मोहब्बत को ठुकराया है। वो पागलू जैसे हंसा, फिर एकदम से खामोश हो गया। अरे कौन सी मोहब्बत यार! एक ही झटके में टेबल को लात मारते हुए इतनी जोर से चीखा, अरसल का दिल बंद होने को था। मैं तंग आ गया हूं इस मोहब्बत की खेल से। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। उमायमा उमायमा उमायमा। उससे कमरे को तहस तहस कर दिया। शिद्दत तकलीफ के बाइस वो गुस्से से धारदा हर एक शय को जमीन पोस कर गया। अरसल एक कोने में खड़ा चुपचाप उसे देख रहा था। वो जानता था वो दिमागी तौर पर उलझ गया है। वो फ्रस्ट्रेशन थी जिसे वो निकाल रहा था। वो गुस्सा था जिसे वो कब से जब्त करता आया था। मैंने नहीं कहा था उसे मुझसे मोहब्बत करे। मुझसे कसम ले लो। मैंने कभी उसकी तरफ कोई ऐसा कदम नहीं बढ़ाया था। तकलीफ की शिद्दत टूटकर कब आंसू में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। वो फर्श पर बैठा बच्चों जैसे रो पड़ा। अरसल आज दूसरी बार उसे इतनी शिद्दत से रोता देख रहा था। हाँ, मेरा कसूर ये है कि मुझे मालूम था। मैं जानता था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। मगर मैंने उसे समझाया। उसे बहुत बार समझाया, मगर वो नहीं समझी। तो इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? वो रोता हुआ चीख पड़ा। उसकी यकतरफा मोहब्बत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। सब कुछ। वो फर्श पर हाथ रखे सिसक उठा। आंसू बेदर शर्ट पर गिर रहे थे। पहले उसने मुझसे खुद को छीन लिया। फिर उसने मुझसे मेरे माँ बाप बहन भाई सब कुछ छीन लिया। उसकी मोहब्बत किसी आसेब की तरह मेरे गले पड़ गई है। वो मुझे तकलीफ दे रही है। वो मुझे तकलीफ दे रही है। और मेरा कोई कसूर नहीं। वो बच्चों जैसे रोता अरसल को देखते बोला। अरसल की आंखों से आंसू टपका। इस बार की चोट पिछली चोट से काफी गहरी थी। तो बात करना डैड से। तुझे मालूम है, उन्होंने 3 दिन से मुझसे बात नहीं की। मुरसलीन भाई मेरी तरफ देखते भी नहीं है। और स्नो ने रोते उसकी हिचकी बंध गई। और स्नो ने कहा मैं उसकी जिंदगी में नहीं हूं। ऐसे तो नहीं होता। उसका दिल दुखा है, मैं माफी मांग लूंगा। मगर मेरे साथ ऐसे तो ना करे। तेरी बात सुनती है ना वो, तो उसे समझा ना। उनसे बोल मुझे तकलीफ मत दे। मैं मुझे बिना गलती की सजा मत दे। मुझे तकलीफ होती है अरसल। अरसल ने उसे सीने से लगा लिया और वो ज़ारो कतार रोते बस बोले जा रहा था। अगर वो उसकी मोहब्बत में टूट बिखरी थी तो याया मीर भी उसकी दोस्ती में पाश पाश हुआ था। 2 हफ्ते बाद मलिक विला में 3 फंक्शंस रखे गए थे। अफाफ और ताहा का निकाह, उमायमा और मुनीब का निकाह और उसके अलावा शाहिया और नैना की इंगेजमेंट। मलिक विला में तैयारियां अभी से उरूज पर थीं। वो उसके कमरे में आई, पर्दे हटाए, धूप छन कर के अंदर आई। सारा चलती उसके बेड के पास आई। वो गहरी नींद सो रहा था। उसे अजीब महसूस हुआ।
उससे करीब बैठते सारा ने उसके माथे पर हाथ रखा। या उठ जाओ बेटा, आज हमें नैना की तरफ जाना है। आपने जाना है, मैंने नहीं। वो आंखें बंद किए बोला। सारा को उसके लहजे में नाराजगी महसूस हुई। मामा का शहजादा नाराज है अपनी मदर इंडिया से। या यूं ही करवट लिए मुंह पे तकिया रखे लेटा रहा। बात नहीं करोगी मुझसे या? सारा ने उसके बाल सहलाए। 3 दिन से आप बात नहीं कर रही थी। जब मुझे आपकी जरूरत थी, आप सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। डैड ने, आपने, सबने। वो एकदम से फट पड़ा मगर आवाज नीची थी। मेरी बीवी से नर्म लहजे में बात करो। याया ने गर्दन फेंक कर सामने देखा जहां हमसा बैठा था। उससे सवाली नजरों से सारा को देखा। मैं भी तब से यहीं बैठा हूं जब से तुम्हारी माँ तुम्हें जगा रही है। हमसा तल्ख लहजे में बोला। जी, कैसे आना हुआ आप दोनों का? उससे क्रोन से ठीक लगाई। तमीज से बात करो याया। एटलीस्ट बात तो कर रहा हूं ना डैड, वरना आप सबकी तरह मैं भी मुंह फेर सकता था। उससे तू बुतू कहा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ याया, मैं पहले ही इस रिश्ते के हक में नहीं हूं। हमसा खड़े होते गुस्से से बोला। याया तनसिया मुस्कुराया। इतनी जहमत आप लोग खुद कर रहे हैं, मैं तो उसे कोर्ट मैरिज करके भी यहाँ ला सकता हूँ। इतनी जरूरत है तुम में? हमसा गुस्से से धाड़ा। सारा को बात मजीद बिगड़ती महसूस हुई। आपकी ही औलाद हूँ, हो वाकिफ है आप मेरी जिद से। हमसा दांत पीस कर रह गया। मुंह भटकते वो कमरे से वॉकआउट कर गया। सारा तासुब से अपने बेटे को देखती रह गई। कुछ मत कहिएगा मामा। सारा कुछ कहती वो बोल पड़ा। मेरी एक बार बात सुनो याया। सारा ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमसे नाराज मत हो। मेरे बेटे ना ही अपने डैड से। तुम्हें मालूम है उन्हें बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, मगर जब फैसल की तरफ बेटी हुई तो उन्होंने फैसल से कहा कि वो उसकी बेटी होगी और उसका नाम उमायमा रख दिया, क्योंकि वो उसकी मरहूम बहन का नाम था। तुम्हें लगता है तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ सख्ती कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उमायमा को उन्होंने हमेशा अपनी बेटी के रूप में देखा था। तुम उनकी ख्वाहिश पूरी कर सकते थे, पर जो अल्लाह को मंसूर था। मगर उनकी इतनी नाराज़गी बनती है बेटा, ये उनकी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो सकी। उनसे नाराज मत होना याया, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ज़ारा खामोश हुई। याया ने तहम्मुल से उसे सुना था। अच्छा एक बात बताइए मामा, अगर उमायमा की जगह मैं होता और मेरी जगह वो होती, तब भी आप सब यही करते और कहते जो अभी कर रहे हैं? बताए ना मामा। अगर मैं उमायमा से मोहब्बत करता, बेपनाह मोहब्बत करता, मगर वो मुझे पसंद भी ना करती और मैं उससे शादी पर बाजिद होता, क्या तब भी आप सब उसका साथ देते या मेरा? ज़ारा उसके सवाल पर बेबस हुई। जवाब मैं दूं मामा? याया तनफ्फुर से मस से बोला। तब कोई कुछ ना बोलता मामा, क्योंकि वो लड़की है। अगर उसे मैं पसंद नहीं तो कोई उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, मगर मुझे खामोश ज़रूर करवा देते। फिर चाहे मैं उसके बगैर मर भी जाता, मगर कोई उसे कुछ ना कहता, क्योंकि वो तो लड़की है। और ये दौरे जहालत भी नहीं है जिसमें लोग ज़बरदस्ती बेटियों की शादियाँ करवा देते हैं। मगर लड़कियों के मामले में यही असूल क्यों नहीं है? मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं आप सब? सिर्फ यही ना कि वो लड़की है और सिनफे नाजुक है। आप लोग चाहते हैं वो मोहब्बत करती है तो उसे मिलनी ही चाहिए, चाहे फिर मैं राजी हूं या नहीं। या मेरी कोई जिंदगी नहीं है मामा, आप मुझसे लिखवा लें। मामा अगर ऐसा होता ना तो यही मेरे डैड होते, यही फैसल चाचू और बड़े पापा होते, मुझे उमायमा को देखने भी ना देते। वो सारा को लाजवाब किए जा चुका था। एक तरफ से देखा जाता तो वो भी अपनी जगह ठीक था, मगर बात वही थी, वो सिनफे नाजुक थी। मर्द हर दुख बर्दाश्त कर लेता है, मगर औरत कमज़ोर होती है। मगर ये सोच गलत थी। दुख की कोई मिकदार नहीं होनी चाहिए, फिर वो किसी मर्द से वाबस्ता हो या औरत से। अगर मर्द उतने ही ताकतवर मजबूत होते तो उन्हें कभी हार्ट अटैक ना आते, उन्हें गम भुलाने के लिए कभी उस हराम शय को अलग में ना उड़ेलना पड़ता। सारा सोचों का शिकार हुई अपने कमरे से जाते देखती रही उसे।